हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री 11th कक्षा 11 केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने चले जाए और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री में पार्ट 2 LN2 लेक्चर नंबर 2। पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 है। ये पहला लेक्चर बता चुके हैं, हम दे चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। कल थोड़ा बहुत इस पे डिस्कस किया गया था परमाणु के बारे में, उसके आउट स्केच बताए थे। देन आज सोच रहे हैं कि कुछ उसके बारे में लिखा दिया जाए, आप लोगों को समझ में आया। तो कल हमने पूरा डिस्कस किया था परमाणु क्या होता है और परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, परमाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है, परमाणु में कितने भाग होते हैं, परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों में कितने कितने क्या क्या हैं, कैसे हैं, परमाणु का अरेंजमेंट कैसा होता है। इन सब चीज़ों पे डिस्कस हुआ था पिछले लेक्चर्स में। आज हम लेक्चर्स थोड़ा सा इसको लिखने का प्रयास करेंगे, उसमें देखेंगे। तो हम डिफाइन करते हैं, कल भी डिफाइन हुआ था साइंस क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, बट आज थोड़ा सा लैंग्वेज के तौर में आपको बता दें, लिख लें, ताकि नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हेडिंग डालें एटम परमाणु, हेडिंग डालें परमाणु लिख के, उसमें हेडिंग डाले परमाणु यानी कि एटम्स। तो कल हमने बताया था जैसे, उसी तरीके से लिखना स्टार्ट करें। किसी तत्व के वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व के वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व के वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, जिनसे अणु बनते हैं, जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में, जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से, परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं, अभाज्य होते हैं। उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत है। परमाणु, उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत है। भार बहुत ही कम होता है। ठीक, ये तो परमाणु के बारे में हो गया कि परमाणु क्या होता है। किसी तत्व के वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, चाहे ऐसे पूरा आप डिफाइन कर सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। चले, ये परमाणु का डिफाइन हो गया। अब हेडिंग डाल दें आप, परमाणु की आकार, साइज ऑफ एटम। परमाणु की आकार क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें तो लिखें, सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन, सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन है, सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लिख दिए यहाँ पे। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.028 एंगस्ट्रॉम के लगभग है। अन्य तत्वों की परमाणु की त्रिज्याएं, अन्य तत्वों की परमाणु की त्रिज्याएं, अन्य तत्वों की परमाणु की त्रिज्याएं लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉम से 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1.0 × 10⁻⁸ सेमी।
इक्वल टू इसके बराबर होता है इतना मीटर 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और 10 मीटर बराबर होता है 100 pm पिकोमीटर। ठीक, चले अब हेडिंग डाल दें परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, तो परमाणु की संरचना में लिखें परमाणु स्वयं भिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। परमाणु स्वयं भिन्न अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। जो मूल कण है, कुछ कण अस्थायी होते हैं, शेष कण अस्थायी कण होते हैं। मूल कण में कुछ कण क्या अस्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। अस्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और बाहर, अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, कमा करके पॉजिट्रॉनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान अस्थायी कणों में आते हैं। देखो, कुल कहने का मतलब यह है कि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर कई कणों से मिलकर बने होते हैं। उसमें से कुछ अस्थायी कण होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। तो जो अस्थायी कण जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हो गए, अस्थायी कण में आता है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान। ये अस्थायी कण हैं। अस्थायी कण हैं जिसको अनस्टेबल कण कहते हैं, ये भी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। चलें, अब बात करेंगे हम परमाणु के प्रमुख मूल घटक। हेडिंग डालें परमाणु के प्रमुख मूल घटक या मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, परमाणु के मूल घटक कहते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम जानेंगे। तो हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रॉन। क्या हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉन हेडिंग डाल दें। इसमें लिखें हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन में लिखें इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, जब E बराबर हो जाएगा 5.54860 गुणे 10 टू द पावर -4 AMU। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है M के मतलब द्रव्यमान, E का मतलब इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 5.4860 गुणे 10 की घात -4। ये mu है, एटॉमिक मास यूनिट में है। ये इसका इतना द्रव्यमान होता है। ठीक, तो ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया। इलेक्ट्रॉन पे क्या कहा गया है, इसका ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, यूनिट ऋण आवेश होता है। ठीक, और इसका द्रव्यमान होता है, आप देख बताएं यहाँ पे 5.486 गुणे 10 की घात -4 mu होता है इसका द्रव्यमान। थोड़ा सा और इसमें जानना चाहते हैं किलोग्राम में, तो तथा किलोग्राम लिख लें। किलोग्राम में इसका क्या होता है द्रव्यमान, तो किलोग्राम में हो जाएगा 9.1039 गुणे 10 की घात -31 kg। इलेक्ट्रॉन का यदि हम उसमें लिखें, किसमें, किलोग्राम में, केजी में लिखें, इसका द्रव्यमान इतना होगा 9.00939 गुणे 10 के घात -3 किलो। 3 नहीं 31 है, सॉरी 31 इसका है द्रव्यमान। चले, अभी तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ। अब हेडिंग डाल दें प्रोटॉन, थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग। प्रोटॉन हेडिंग डाल दें, इसमें लिखें प्रोटॉन में, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो सेम है, कुछ बहुत विशेष इसमें है नहीं, लेकिन प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन यूनिट धनावेश होता है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है, पर यूनिट धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि mp, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1.007276 mu, यानी कि होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.007276 AMU होता है, इतना होता है। ठीक, प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU में है। चलें, अब इसके आगे लिखें हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि m का मतलब द्रव्यमान, p का मतलब प्रोटॉन, 1.007276 mu में होता है। ये किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो लिखें हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है, यानी इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। रदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने 1919 में, किस सन में, 1919, अर्नेस्ट रदरफोर्ड बोलते हैं उनको। 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। और सिद्ध किया कि सभी परमाणुओं में प्रोटॉन होता है। सभी परमाणुओं में प्रोटॉन होता है। चले, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। इसको मिटा देते हैं, इतने को लिखिए। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन में लिखें न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि इसका द्रव्यमान होगा Mn, n का मतलब न्यूट्रॉन 1.0865 AMU। ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 1.08665 AMU। ठीक, अब लिखें आप हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान लगभग बराबर है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। इसका द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर है? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। तो लिखिए हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1932 में जेम्स चैडविक क्या लिखेंगे? जेम्स चैडविक बोलते हैं। चैडविक ने की हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी में न्यूट्रॉन होता है। चलो अब हम बात करेंगे, जैसे सिलेबस में नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हटा दिए गए हैं। क्या किए गए? हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो हम आपको देखेंगे परमाणु मॉडल्स, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो डिस्कस कर दें या परमाणु की संरचना देखें हम लोग? परमाणु मॉडल देखिए, इस लंबा है बट 5 मिनट में हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखते हैं। देखें हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज या उसी को बोलते हैं कैथोड किरणों की खोज। तो कैसे खोज हुई इसकी? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आप चाहते हैं तो हम इसको बता सकते हैं। और इसमें एक सेकेंड देखें, हाँ इसको थोड़ा सा आप स्केच दे देते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, थोड़ा सा आप स्केच दे देंगे। देखें क्या हुआ, देखें ये हेडिंग है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज। या कैथोड किरण की खोज, इसको बोलते हैं कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो ऐसे आप हेडिंग डाल लेंगे, समझ जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसी के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, या कैथोड की किरणों की खोज। तो इसको हम हटाते हैं क्योंकि नीचे लिखना पड़ेगा, ये जान जाओ। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसमें कहा गया एक ये कांच की ट्यूब लिया गया। क्या किसकी ट्यूब ली गई? कांच की ऐसे ट्यूब ली गई, और इस ट्यूब में यहाँ पे गैस निकलने के लिए एक सिस्टम लगा देगा, और यहाँ पे एक प्लेट लगाई गई जिसका नाम कैथोड रखा गया, और इधर एक प्लेट लगाई गई जिसका नाम है एनोड। इस कैथोड एनोड को हम यहाँ पे एक बैटरी है, इस बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे ही ये कांच की ट्यूब है,
ठीक ना। इसमें हम दाब लिए थे कांच की, इसमें जो दाब था इसमें 0.01 mmHg का दाब लिए थे, दाब। ठीक है, प्रेशर कितने का 0.01 mmHg का इसमें दाब लिए थे। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जूलियस पल्कर। जूलियस पल्कर साहब ने क्या किया, एक कांच लिया, कांच का एक ट्यूब लिया, ठीक ना। उस कांच के ट्यूब लिया, उस कांच के ट्यूब में एक तरफ कैथोड प्लेट लगा दी, एक तरफ एनोड प्लेट लगा दिया। उसमें दाब रखा, प्रेशर रखा 0.011 mmHg का एक तरफ, और यहाँ पे एक वैक्यूम लगा दिया जिसको वैक्यूम बोलते हैं, और इस जो प्लेट लगाया इस प्लेट को बैटरी से जुड़े। जैसे ही इन्होंने बैटरी को प्लेट से जुड़े, यहाँ से किरणें निकलना स्टार्ट हो गई, यानी कि रेज निकलना यहाँ से स्टार्ट हो गई, और निकल कर और सीधे यहाँ पे ये जाने लगे इस प्लेट की तरफ। तो जाने लगे तो इन्होंने ये कहा कि ये जो प्लेट है सीधी रेखा में, यानी कि ये जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टकराती हैं यहाँ से प्लेट से, चाहे कुछ किरणें इधर भी चली जाती हैं, यहाँ पे जाकर टकराती हैं। यहाँ पे जब इस प्लेट से टकराती हैं तो एक तरह का चमक उत्पन्न होता है। क्या होता है? चमक उत्पन्न होता है। और चमक होता है ग्लोब जिसको बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं फ्लोरिसेंस, प्रतिदीप्ति, जो चमक उत्पन्न होता है, ठीक ना। और उन्होंने कहा कि क्या है, ये कैथोड पे ऋण होता है, माइनस चार्ज होता है, एनोड पे क्या होता है, प्लस चार्ज। ये ऋण किरणें, यानी कि इसको जानते हैं, इसको कैथोड के ऋण बोलते हैं। यहाँ से जैसे ये किरणें इधर गई और किधर गई, धन के तरफ गई, धन किरणों की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ, एनोड प्लेट की तरफ गई। तो ये जब यहाँ पे गई तो इसको ये कहा गया है कि जब किरणें जाती हैं तो यहाँ पे दीवार से टकराती हैं तो एक तरह का चमक उत्पन्न करती हैं, जिसको हम प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस के नाम देते हैं। ठीक, इन चमक उत्पन्न होता है। इन चमक उत्पन्न होने के बाद इलेक्ट्रॉन को कहा गया कि ये क्या है, कैथोड, जो ये किरणें जो जा रही हैं ये माइनस किरणें हैं, और माइनस जिस पे होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक ना। ये कैथोड क्या है, कैथोड जो रेज जो है, किरणें जो यहाँ से निकल रही हैं, ये क्या है, ऋण किरणें हैं। और ऋण किरणों को क्या कहा गया, ऋण किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं ऋण किरणों को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड। कैथोड प्लेट से ये किरणें निकल रही है, इसी नाते इसका नाम हमको कैथोड रेज रख देते हैं। क्या रखते हैं, कैथोड रेज, कैथोड रेज रखते हैं। ठीक ना। इस तरीके से हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड रेज। सिलेबस हटा दिया गया इस समय पेंडेमिक की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से जब किरणें निकलती है तो कौन सी किरणें निकलती है, कैथोड, तो कैथोड रेज, इसी नाते बोलते हैं कैथोड रेज की किरणों की खोज, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ये जो रेज जाते हैं यहाँ पे दीवार पर टकराती हैं तो ग्लोब उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। उस चमक को हम प्रतिदीप्ति बोलते हैं, आप इंग्लिश में फ्लोरिसेंस बोलते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक, बाकी ये इसका गुण की बात करेंगे तो ये किरणें क्या होता है, सीधी रेखा में चलती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब मान यहाँ पे हम यहाँ पे हम लगा दिए इस तरीके से, कोई एनोड का प्लेट लगा दिए। किसका प्लेट लगा दिए, एनोड का, यहाँ पे हम प्लेट लगा दिए एनोड। तो कुछ किरणें क्या होंगी, इधर चली जाएंगी, कुछ किरणें इधर चली जाएंगी। तो यही कहा जाता है कि ये इसका गुण जब देखेंगे, गुण की बात करेंगे तो पहला पॉइंट हो जाएगा, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, यानी कोई प्लेट लगा दिएगा इसको प्रभावित करेंगे, यानी कि वहाँ पे आके उधर मूव कर जाएंगे। इसका अपोजिट यदि होगा तो एनोड होगा तो एनोड की तरफ आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि कैथोड किरणें क्या होता है, माइनस होता है, तो इस पे एनोड पे प्लस, यानी कि ये प्लस की तरफ मूव करेंगे। और कहा गया कि ये क्या होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसका गुण है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया, यहाँ पर हम पिन व्हील लगा देते हैं, जैसे किस तरीके से पंखा लगा देंगे तो ये पिन व्हील क्या करेगा, यहाँ पर दबाएगा तो ये चारों तरफ सर्कुलेट होकर घूमेगा। तो इससे ये पता चला कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। फिर कहा गया कि ये पतली पन्नी को, जैसे कि यहाँ पे क्या कर दिया है, एक पतली पन्नी किसी चीज़ का लगा दिया जाए, उसको बेध कर बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से पेनिट्रेटिंग भी ये होती हैं। ये सारे इसके गुण हैं। ठीक, ये आप स्केच है, थोड़ा सा जान गए आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। ठीक, यही है इसका इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक ना। अगला लेक्चर जब हम लेंगे तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और थोड़ा सा एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये सब सिलेबस में है नहीं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना उचित नहीं है, आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड है, इसकी वजह से जो पढ़ना है सिलेबस की चीज़ें उसी पर फोकस किया जाएगा। धन्यवाद।